हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये अभिक्रमित अनुदेशन की सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप जो रेखीय अभिक्रमित है वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डाल चुकी हूँ, जिसमें कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के बारे में और रेखीय प्रोग्रामिंग के बारे में बताया गया है। अगर आप चाहते हैं तो वो आपको प्रीवियस मेरी वीडियो में सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम शाखीय प्रोग्रामिंग या ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे। जैसा कि जनरली है, जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है, लीनियर प्रोग्रामिंग, उसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो साइकोलॉजी से हुआ है, जो बीएफ स्किनर की एसआर थ्योरी से वो रिलेटेड है। लेकिन जो ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग है, इसका डेवलपमेंट मानवीय प्रशिक्षण की समस्याओं से हुआ है। यानी जो ह्यूमन बीइंग की ट्रेनिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। नॉर्मन ए क्राउडर ने 1954 में इसका डेवलपमेंट किया था, इसीलिए इसे हम क्राउडियन मॉडल भी कहते हैं। क्राउडर ने ये समस्या समाधान में ऐसा पाया इसकी एक प्रशिक्षक के अपेक्षा जो ट्रेनी है वो किसी भी ओरिजिनल इक्विपमेंट्स की हेल्प से भी सीख सकता है। अगर उसे एक प्रोग्राम बनाकर दिया जाए या उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाएं तो वो उससे भी काफ़ी कुछ अच्छा सीख सकता है। तो इसी के बेस पर इन्होंने, या उन्हीं कहना चाहिए निष्कर्षों के बाद, इस प्रोग्रामिंग का डेवलपमेंट हुआ। तो इसके अंदर जो कंटेंट है उसको छोटे छोटे पदों में या फ्रेमों में व्यवस्थित करने की अपेक्षा कंप्लीट होल कंटेंट को एक कॉन्सेप्ट का रूप दिया जाता है। जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग में तो कंटेंट को हम छोटे छोटे फ्रेम्स में बांटते हैं, लेकिन यहाँ एक फैक्ट, पूरा एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं उसको, सारी की सारी हम शिक्षण सामग्री को। तो यहाँ पर पूरी जो शिक्षण सामग्री है उसे यूनिट्स में बांट दिया जाता है, और इन यूनिट्स में कंटेंट का ज़्यादा से ज़्यादा अंश रहता है, जिसमें कि एक या दो पैराग्राफ से लेकर एक पूरे पृष्ठ तक की भी संख्या उसमें आ सकती है। तो इस तरह से रेखीय अभिक्रम की अगर तुलना हम करें तो इस अभिक्रम में जो पद हैं या जो फ्रेम्स हैं उनका साइज जो है वो बहुत बड़ा होता है। तो क्राउडर के शब्दों में अगर कहा जाए तो जो शाखात्मक या आंतरिक अभिक्रम है वो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप ढला हुआ अभिक्रम है। यानी ये अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स बनाया गया है, और इसमें जो जैसे बाह्य उपकरण है, जो कंप्यूटर वगैरह है, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर लर्नर ही अपना निर्णय लेने का अधिकारी होता है। यानी जो भी इस लर्नर को एक तरह से डिसीजन लेना है वो सारा अवसर उसे दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि छात्र जो है इसमें स्वतंत्र रहता है। यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग की तरह सभी छात्र जो हैं वो एक पद से दूसरे पद पर बढ़ने के लिए, यानी एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाने के लिए एक ही पथ को या एक ही वे में नहीं चलते हैं, एक ही रास्ते पे नहीं चलते हैं, बल्कि वो अपने अपने आंसर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग रास्ते अपनाते हुए लास्ट स्टेप तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर पाथ फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पॉन्स, तो इसीलिए इसे क्या कहा है, ब्रांचिंग कहा गया है। तो ब्रांचिंग में इसमें जो रेस्पॉन्सेज हैं उसका नियंत्रण क्या है, छात्रों के द्वारा ही होता है, और छात्र यहाँ पर अपनी योग्यता के अनुसार सीखते हैं। तो इसलिए इसे हम शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट पाथ को फॉलो करके एंड तक पहुंच रहे हैं। तो यहाँ छात्रों को ये सुविधा दी जाती है कि वो अपनी इंडिविजुअल एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उनका जो रेस्पॉन्सेज हैं उनको वो खुद सेलेक्ट करे और खुद उसको अपने उस पथ के द्वारा बाहर जा सके। इसीलिए इसे हम इंट्रिंसिक या आंतरिक अभिक्रमण भी कहते हैं। शाखीय
अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं। अब इनकी विशेषताओं के बारे में अगर हम चले तो ये शाखीय अभिक्रमित क्या है, ट्यूटोरियल विधि पर आधारित है। दूसरा, इसमें जो फ्रेम्स हैं उनका आकार बड़ा होता है जिसमें अधिक पाठ्य वस्तु निहित होती है। नेक्स्ट है, यह छात्रों द्वारा नियंत्रित अभिक्रमण है क्योंकि इसमें कंट्रोल जो है वो स्टूडेंट्स का ही रहता है। नेक्स्ट, इसमें जो फीडबैक है उसमें फीडबैक देने की व्यवस्था है, जबकि अगर आप लीनियर में देखें तो वहाँ पर फीडबैक की कोई भी व्यवस्था नहीं होती है। यहाँ पर जो लर्नर है उसका इंटरेस्ट कंटिन्यूसली बना रहता है क्योंकि यहाँ उसे तुरंत फीडबैक मिलेगा। अगर स्टूडेंट ने सही किया है तो उसे सही फीडबैक मिलेगा, तो वो तुरंत ही रीइंफोर्स होकर नेक्स्ट स्टेप पर चला जाता है, और अगर उसके कुछ मिस्टेक्स हैं तो उसका समाधान भी उसको उसमें मिल जाता है। नेक्स्ट ये है, छात्रों की तार्किक शक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये छात्र केंद्रित विधि है, प्यूपिल सेंटर मेथड है, और इसमें जो गलतियां हैं उनको अधिगम प्रक्रिया में बाधक नहीं माना जाता। यानी अगर बच्चा कोई त्रुटि कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी लर्निंग प्रोसेस में कोई बैरियर आ रहा है। जो उसने अगर मिस्टेक की है तो उसका सॉल्यूशन उसे वहीं पर मिल जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो अधिगम के द्वारा तैयार सामग्री यहाँ पर पुस्तकों और शिक्षण मशीन दोनों में उपयोगी होती है, और इस विधि से छात्रों की तार्किक क्षमता और सृजनात्मक क्षमता को भी बढ़ावा मिलता है। अब अगर हम बात करें फिर एलिमेंट्स ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग की, तो क्या क्या इसके एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला एलिमेंट तो इनका कंटेंट का फ्रेम ही है, या जिसे हम होम पेज कहते हैं। होम पेज का मतलब यहाँ पर बच्चे को न्यू इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। ये विषय वस्तु फ्रेम होता है जिस पर हम 3 प्रोसेसेस करते हैं, टीचिंग, रिस्पॉन्स और डायग्नोस। दूसरा क्या है, रेमेडियल फ्रेम्स होते हैं या इनको हम निदानात्मक फ्रेम कहते हैं, या त्रुटि पृष्ठ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स की जाती है, ये रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस के लिए है। तो इस तरह से 2 ही एलिमेंट होते हैं इसके, एक आपका होम पेज और दूसरा आपका एरर पेज। तो ये 2 ही पेज यहाँ पर इसमें आते हैं। अगर मैं यहाँ पर और थोड़ा सा इसको डिटेल में कहूँ, जो आपका होम पेज है तो इस होम पेज पर जो भी न्यू कॉन्सेप्ट है उसकी एक्सप्लेनेशन की जाती है, तो जिसका मतलब एक तरह से टीचिंग करना है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स को उसे सिखाया जाता है एक्सप्लेनेशन के थ्रू, और इस कॉन्सेप्ट की यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करके फिर उनको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया जाता है, जिसका जो स्टूडेंट है वो रेस्पॉन्स करता है, या उसमें से जो मल्टीपल चॉइस है जो रेस्पॉन्स सही है उसको सेलेक्ट करता है। तो ये इसका होम पेज का ऑब्जेक्टिव टेस्ट करना नहीं है, बल्कि एक डायग्नोस करना है कि अगर स्टूडेंट उसको सही आंसर कर रहा है तो वो आगे चला जाता है, अगर वो गलत रेस्पॉन्स करता है तो उसे अपनी वीकनेस का पता चल जाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो होम पेज पर ये 3 कार्य होते हैं, जिसमें टीचिंग है, रेस्पॉन्स है और डायग्नोस है। इसके बाद अगर हम बात करें रेमेडियल फ्रेम की, या रॉन्ग पेज, त्रुटि पृष्ठ जिसको कहेंगे, या निदानात्मक फ्रेम कहेंगे रेमेडियल। तो इस वाले पर जब स्टूडेंट होम पेज के प्रश्न के लिए जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछा गया है उसके लिए रेस्पॉन्स करता है, तो उसकी जो कमजोरियां हैं, जो वीकनेस है कंटेंट से संबंधित, वो मिलती हैं। तो यहाँ पर जो बच्चा जो है इस प्रश्न पर एक क्वेश्चन जो अनकरेक्ट मतलब करेक्ट चॉइस नहीं लेता है, तो उसे फिर यहाँ पर रेमेडियल फ्रेम पे जाकर अपनी जो उसने मिस्टेक की है उसकी रेमेडी उसे मिल जाती है। अब अगर हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग की, तो प्रोसेस ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग ये मैंने ग्राफिकली शो किया है, जिसमें ये 4 फ्रेम हैं, 1, 4, 10 और 6। ये जो 4 फ्रेम्स हैं ये होम पेज हैं, 1, 4, 10, 6, और जो ये एरर पेजेस हैं जिन्हें हम रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस कहेंगे, ये हैं 3, 7, 8 एंड 9। आगे मैं इसका बताऊंगी इसको। तो यहाँ पर जो ये होम पेज है, इस पर जो भी एरर्स होती हैं उनके रेमेडी के लिए एरर पेज पर जाना पड़ता है। जैसे कि जो ऊपर डायग्राम है उसमें अगर कोई बच्चा 1 और 6 के लिए
यहाँ पर देखिए, अगर 1 और 6 पर कोई बच्चा कोई भी एरर करता है तो उसे एरर पेज 9 पे जाना पड़ता है। अगर कोई बच्चा 1 और 10 पे कोई मिस्टेक करता है तो उसके लिए जो एरर पेज है वो 7 है। और अगर कोई बच्चा 4 और 6 इन होम पेज पर एरर करता है तो उसके लिए होम पेज 8 है। और अगर कोई 4 और 10 पर करता है तो उसके लिए एरर पेज 3 है। तो इस तरह से उस ये नीचे यहाँ पर भी दिखाया गया है कि होम पेज 1 और 6 के लिए एरर पेज 9, 4 और 10 के लिए 3 एंड 1 और 10 के लिए 7, 4 और 6 के लिए 8। If there is no wrong response, then student goes to next frame instead of going to error page. आगे हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग से पहले मैं एक थोड़ा सा आपको और इस पे बताना चाहूँगी कि ये होम पेज और एरर पेज पे बच्चे को कैसे जाना है। तो यहाँ पर क्या है, सपोज कोई बच्चा फ्रेम 1 और 6 फ्रेम की मैं बात करूं जिसके लिए एरर पेज 9 है, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस दिए होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो उसके आगे अगर एरर होती है तो एरर के आगे फिर वो पेज लिखा रहता है। अगर 1 पे वो कर रहा है कोई तो वहाँ एरर पेज 9 पे उसे जाना पड़ेगा, या 6 पे अगर उसने कोई एरर की है तो उसे 9 एरर पे होम पेज पे 6 पे अगर वो कोई एरर कर रहा है तो उसे 9 पेज पे अपनी एरर का समाधान छोड़ देखने के लिए जाना पड़ेगा। तो वहाँ उसके आगे इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि अगर रिस्पॉन्स गलत है तो देन गो टू पेज नंबर 9। इस तरह से बच्चा अपनी यहाँ पर सॉल्यूशंस को देखता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग की, तो यहाँ पर पहला तो यही है कि रेखीय अभिक्रमण, क्योंकि वहाँ पर फ्रेम्स छोटे हैं तो इसलिए यहाँ पर शिक्षण सामग्री जो है इसमें फ्रेम्स का आकार बड़ा होता है तो ज़्यादा होती है। और अनुक्रिया का उसके जो क्रम पर छात्र का नियंत्रण रहता है, जो भी रिस्पॉन्स वो करता है। इससे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लॉजिकल पावर में वृद्धि करने पर ज़्यादा बल दिया जाता है। और इसमें जो स्टूडेंट्स की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उन पे फोकस किया जाता है। और स्टूडेंट क्योंकि फ्री है तो अकॉर्डिंग टू देयर नीड वो डिफरेंट स्टेप से होते हुए लास्ट स्टेप तक पहुंचता है। और गलत अगर आंसर उसने दिया है तो उसे सुधार के लिए वहाँ पर रेमिडियल फ्रेम्स भी या रेमिडियल इंस्ट्रक्शंस भी उसे दिए जाते हैं, जबकि ऐसा कोई भी ऑप्शन जो है वो रेखीय अभिक्रम में नहीं है। लिमिटेशंस की अगर बात करते हैं हम, तो ये प्रोग्राम क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट का ही उसका होल सोल इंचार्ज वही है अपनी रेस्पॉन्सेस का, तो इसलिए जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस विधि से सीखने में कठिनाई आती है। और ये जो ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग है इसके कंस्ट्रक्शन के लिए एक कुशल शिक्षकों की आवश्यकता होती है, यानी परफेक्ट और एक्सपर्ट टीचर्स की ज़रूरत है। इस विधि से छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों को लाभ नहीं मिल पाता है, ये सिर्फ बड़ी कक्षाओं के लिए ही ज़्यादा उपयोगी है। और इसमें एक बात ये है इसकी लिमिटेशन कि इसमें पूरे कंटेंट को हम एक साथ मतलब नहीं बच्चे को पढ़ा पाते हैं। और ये ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं है, खर्चीली है, इसमें खर्चा ज़्यादा है। और यहाँ पर जनरली क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर बच्चा जो है वो केवल एजम्पशन से ही देता रहता है और उसमें हिट एंड ट्रायल को मेथड को यूज़ करता रहता है। ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। अब अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें, बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस के, तो इसके ये 3 सिद्धांत हैं, जिसमें से कि जो पहला सिद्धांत है इसका व्याख्यात्मक अभिक्रमण व्याख्यात्मक अधिनियम, दूसरा है निदानात्मक अधिनियम, देन उपचारात्मक अधिनियम। तो ये 3 इसके सिद्धांत हैं। व्याख्यात्मक जिसको हम डिपोजिटरी प्रिंसिपल कहते हैं,
और इसके बाद दूसरा जो है प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस, और तीसरा जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ रेमिडिएशन। तो यहाँ पर मैं अगर इसको व्याख्यात्मक अधिनियम की बात करूं तो यह क्या है, व्यवहारिक अधिनियम है। इसके अनुसार जो कॉन्सेप्ट है या कोई भी जो हमने यूनिट ली है इसके नेचर को एक्सप्लेन किया जाता है, जिससे कि छात्र जो है वो कलेक्टिव फॉर्म में इसे पढ़ता है। जिस पेज पर इसकी एक्सप्लेनेशन दी जाती है वो होम पेज कहलाता है। यानी यहाँ पर होम पेज पर जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है वही जो है क्या है, एक तरह से एक्सपोजिटरी प्रिंसिपल है। दूसरा जो है निदानात्मक अधिनियम है, यानी प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस। तो इसमें क्या है, निदान करने से है, यानी गृह प्रश्न पर जो भी उसको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसका उद्देश्य क्या है, निदान करना होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर सही अनुक्रिया देता है, रेस्पॉन्स उसका सही है, तो वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चला जाता है। बट तो अगर उसने अनुक्रिया गलत दी है तो उसे रॉन्ग पेज पर जाना होता है, क्योंकि वह वहाँ पर कॉन्सेप्ट को सही रूप से एक तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। दैट्स वाई उसे अपने उस कमजोरी को दूर करने के लिए त्रुटि पेज पर जाना पड़ता है। उपचारात्मक अधिनियम की अगर हम बात करें, प्रिंसिपल ऑफ रेमिडिएशन, तो यह इस व्यवहारिक अधिनियम का कार्य उपचार प्रदान करना है। यानी एक तरह से गलत अनुक्रिया से जो छात्र की कमजोरियां हैं उसका निदान करना है, और गलत अनुक्रिया के सामने जो एक तरह से जो जिस पेज का नाम लिखा हुआ है उसी पेज पर वो वहाँ पर जाकर उसको अंडरस्टैंड करता है और अपनी कमजोरियों को दूर करता है। तो ये रॉन्ग पेज पे उसे जाना पड़ता है, जिनको हम त्रुटि पृष्ठ कहते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करते हैं, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार, तो इसमें सबसे पहला है बहु निर्वचन प्रश्न पर आधारित, बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो है बच्चे को क्या है, एक तरह से इसमें जो